हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। पिछली क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने किसी विलियन की सांद्रता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसको ज्ञात करने के जो अलग अलग तरीके हैं वह हमने आपके सामने रखे थे। जहां हम एक तरफ जो विलियन की सांद्रता होती है उसमें उसको हम द्रव्यमान बटे द्रव्यमान के पदों में व्यक्त करते हैं या द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। फिर आपने देखा होगा आयतन प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। फिर वहां हमने पीपीएम की बात करी थी, पार्ट्स पर मिलियन, इसकी बात करी थी। वहीं पर हमने बात करी थी मोल अंश की, जिसे मोल प्रभाज या मोल फ्रिक्शन भी कहते हैं। और वहीं पर हमने बात करी थी सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारी होती है मोलरता। तो पिछली क्लास में यदि आपने वह चीजें अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पहले वहां जाकर के वो चीजें देखें, तभी आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आने वाली है। अब हम आज करेंगे मोललता यानी कि मोलैलिटी। मोलरता और मोललता यह दो शब्द हैं, लेकिन काफी बच्चे इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो जहां हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मोलरता का अर्थ होता है कि किसी विलियन के कोई 1 लीटर यदि हम विलियन लें तो उसमें विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वही उसकी मोलरता कहलाती है। तो परिभाषा क्या दी थी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। अब हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं किसको, मोललता को। तो अब हमारा आज का टॉपिक है वह है मोललता। मोललता जिसको इंग्लिश में मोलैलिटी कहा जाता है, MO मोलैलिटी। मोललता क्या हुआ, यह थोड़ी मोलरता से मिलती जुलती है, क्योंकि वह भी किसी विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है और यह भी किसी विलियन की सांद्रता को ही प्रदर्शित करती है। जहां हम मोलरता के लिए कहते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं, वहीं हम कहते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम यदि हम विलायक लें तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की हम कहेंगे मोललता कहेंगे। तो इसको लिख लेते हैं। हमने कहा 1 किलोग्राम विलायक, विलायक यानी कि सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के, विलेय यानी कि सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन कौन सा विलियन, जिसमें विलायक और विलेय को मिलाया करके विलियन का निर्माण कर रहे हैं, उस विलियन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। सूत्र काफी आसान है। मोललता बराबर होगा मोललता, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। क्या है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, मोल पर केजी। यह क्या होगा, मोललता का मात्रक होगा। तो मुझे लगता है काफी आसान है। आपको मोललता निकालनी है तो आप सीधे क्या कीजिए, एक विलियन ले रहे हैं हम, उस विलियन को क्या करना है, हमने 1 किलोग्राम हमने सीधे विलायक ले लिया और उसमें क्या कर दिया, जो विलेय मिलाया है उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब इन दोनों का जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उस विलियन की मोललता कहलाएगी। और इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे हम एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल से। तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यह आपके सामने रख रहे हैं। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक एग्जाम्पल को, एक एक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को आप कीजिए तो आप देखिए आपको केमिस्ट्री कितनी आसान लगेगी।
थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो बुक्स है ये बाकी बुक्स की तुलना में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बड़ा है। आप और सारी रेफरेंस बुकें यूज करते होंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी अच्छी तैयारी होगी, आपकी समझ भी अच्छी विकसित होगी और आपकी जो हम कह सकते हैं बेस होगा बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। पर थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी इस किताब को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके एग्जाम्पल को ले रहे हैं, यह एग्जाम्पल हमारा आ रहा है 2.3, एग्जाम्पल है उदाहरण, जो कि 2.3। क्या कह रहे हैं 2.3 में? 2.5 ग्राम एथनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। तो कितना दिया है? 2.5 हमारे को ग्राम दे दिया, CH3COOH, और इसको किस में मिलाया है? 75 ग्राम बेंजीन में। 75 ग्राम क्या है? बेंजीन, यानी कि C6H6, ये हमारे पास बेंजीन होगी। अब इसको मिलाने से जो विलयन बना है उसकी मोललता आपको ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है? मोललता ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करेंगे कैसे? ये देखिए फॉर्मूला, ये बात हमारे पास है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए इन दोनों में कौन विलेय है कौन विलायक है। आपको हमने जब विलयन की परिभाषा दी थी तो हमने कहा था कि विलायक में जब विलेय को डाला जाता है तो हमारा विलयन तैयार होता है, लेकिन विलायक कौन सा होता है? जिसकी मात्रा अधिक हो। विलेय कौन सा है? जिसकी मात्रा कम हो। तो यहां पर 75 ग्राम है बेंजीन और 2.5 ग्राम है एथनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH। तो आप देख रहे हैं ये केवल 2.5 ग्राम है, ये 75 ग्राम है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विलायक, और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया विलेय। दोनों चीजें हमारी क्लियर होगी। तो हमें CH3COOH की मोलों की संख्या ज्ञात करनी है कि 2.5 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो काफी आसान है, हमारे पास सूत्र होता है, चूंकि मोलों की संख्या बराबर होती है हमारी, मोलों की संख्या बराबर होती है, ऊपर की ओर हमारा आता है द्रव्यमान, जिसके मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं उसी का द्रव्यमान। जैसे हमें CH3COOH के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो CH3COOH का द्रव्यमान जो कि 2.5 ग्राम है, बटे ये जो हमारा CH3COOH है इसका आणविक भार, आणविक द्रव्यमान कह लीजिए या भार कह लीजिए, केमिस्ट्री में भार द्रव्यमान एक ही चीजें होती हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें CH3COOH का आणविक भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखते हैं CH3COOH का आणविक भार। कैसे ज्ञात करेंगे? यदि आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हुई होंगी तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास C कितने? 1 और 1 2 तो कार्बन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन के कितने? 3 ये हैं और 1 ये है, यानी कि कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो यदि कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H4O2। इसकी बजाय इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कार्बन के 1 यहां 1 यहां 2 कार्बन के, हाइड्रोजन के 3 यहां 1 यहां 4 और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 2। तो इसका आणविक भार निकालना है। आणविक भार कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। यदि कार्बन के 2 हैं तो हम यहां पर एक चीज की और चर्चा करेंगे कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1, और तीसरा हमारे पास तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार वो होता है 16। ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, और जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे आपको स्वतः ही ये याद भी हो जाएंगे, ये फार्मूले भी आपको याद हो रहे होंगे यदि आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा ना हो कि वीडियो हमारा अपलोड हुआ, आपने वीडियो को डाउनलोड मारा और अपने आप कह लीजिए फोन में या फिर कंप्यूटर में उसको सेव कर दिया। कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चों। जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, जब तक आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो सब चीजें धरी की धरी रह जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपके पास धन तो है लेकिन आपने उसको तिजोरी में बंद करके रखा हुआ है, और आप जब समय उसकी आवश्यकता होती है तो आप भूल जाते हैं मेरी तिजोरी में पैसा भी है, धन भी है, तो आप उसका समय पर उपयोग ही नहीं कर पाते, तो वो धन व्यर्थ चले जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप इन वीडियोस को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यह है मेरे साथ कि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करता हूं, आपके पास समय है तो उसी समय उस वीडियो को खोलिए, अपने तसल्ली से कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उसको देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए।
तो आप देखिए कितना जबरदस्त आपके केमिस्ट्री के नोट्स बनेंगे, कितने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। और बकायदा इसके कि आपने उसे पहले डाउनलोड करा, फिर डाउनलोड करके रख दिया कि अरे पढ़ा हुआ तो है, कभी भी देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपकी वो हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा या पेन में पड़ा रहेगा, वैसे ही वो यहां पर हमारे यूट्यूब चैनल में भी एज इट इज रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो आप क्रम से यहां पर एक सीरीज से इसको देखते जाइए, हाथों हाथ इसके नोट्स बनाइए, तब देखिए आप पे कितना फर्क पड़ेगा। डाउनलोड करने से बच्चों काम नहीं चलने वाला, पढ़ने से काम चलेगा। और पढ़ोगे तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें टिप्स में याद होगी। और हमेशा कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हाथों हाथ इसके नोट्स भी बनाइए, तो देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो फिर शुरू करते हैं आगे। हमने कहा इसका आणविक भार हमें निकालना है, तो कार्बन के हमने कहा 12 हैं, तो यहां कार्बन के 2 हैं, तो क्या लिख लेंगे, आणविक भार यहां पे निकाल रहे हैं, तो 2 गुणा क्या हो गया 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने 4, तो ये जो 4 है वो मैंने यहां लिख लिया। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना है 1, तो गुणा क्या कर दिया 1, प्लस अब हम ऑक्सीजन पे आ जाएं। देखिए ये कार्बन का मैंने यहां दिखा दिया, हाइड्रोजन का ये दिखा दिया, और ऑक्सीजन का मैं यहां दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के कितने 2, तो 2 गुणा ओ, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना 16, तो ये आ गया 16। कैलकुलेट करें, 12 दूनी 24, 4 एकम 4 प्लस 16 दूनी 32, तो कितना हो गया, ये हो गया 24 और 4 28, 28 और 2 30, 38 60। यानी कि हम कह सकते हैं CH3COOH का आणविक भार कितना हो गया 60। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या। तो निकालते हैं, हम लिखते हैं CH3COOH, CH3COOH में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान कितना दिया है 2.5, तो लिख लिया 2.5। इसमें भाग कितना दे देना है 60 का, जो आणविक भार है। और इस आणविक भार को भी हम ग्राम में ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 से भाग दिया, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.047, बल्कि 4-7 की जगह 4-1-7 लिखेंगे, इतनी निकल के आ जाएगी। अब डिवाइड करके जरूर देखिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वही सही होगा। हम तो एक बार रनिंग में क्या करते हैं, इसको वीडियो से पहले फटाफट कैलकुलेट करके सारी चीजें एक तरफ रख देते हैं, जिससे वीडियो के बीच में आपका टाइम सेव हो जाए। तो इसमें इसका भाग दीजिए, लगभग मान आपका इतना आ जाएगा। ये क्या है, मोलों की संख्या, इतने मोल आ गए। अब हमें तो ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का सूत्र क्या है, मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए विलायक का द्रव्यमान कितना 75 ग्राम है, इसे किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, यह हमारा हो जाएगा 75 बटे 1000 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। ग्राम में यदि कोई संख्या दी हुई हो उसे किलोग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 1000 से भाग दे दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। तो अब निकालें, तो लिखेंगे मोललता बराबर CH3COOH क्या है, विलय है, और विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी 0.417। तो ये वाला फार्मूला रखेंगे, विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी 0.0417 बटे नीचे आ गया विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो मैंने किलोग्राम में ही निकाल लिया। विलायक यानी कि बेंजीन का द्रव्यमान 75 बटे 1000, तो लिख लिया मैंने 75 बटे 1000। 1000 ऊपर चले गया तो क्या हो गया 0.0417 गुणा 1000 बटे कितना आ गया नीचे 75। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेट करके जो मान आपका निकल के आएगा वो 0.556, और साथ में आप इसका मात्रक जानते हैं मोल पर केजी, क्या हो जाएगा मोल पर किलोग्राम। और यह हमारी क्या हो जाएगी मोललता निकल जाएगी उस विलयन की जिसमें कि 2.5 ग्राम CH3COOH को मिलाया जाता है, किसमें 75 ग्राम बेंजीन में। तो उससे जो विलयन बनेगा उसकी मोललता 0.556 मोल प्रति किलोग्राम के बराबर होगी। तो इस प्रकार से इसे करेंगे। ये बिल्कुल यदि आपको पिछली क्लास में मोलरता समझ में आ गया है तो बिल्कुल आपको ये भी 100% समझ में आएगा। बस उसमें हम मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे, वहां होता था विलयन का 1 लीटर विलयन का आयतन या विलयन का आयतन लीटर में, और यहां पर नीचे का पोर्शन थोड़ा सा चेंज है। यहां मोललता है विलय के मोलों की संख्या बटे नीचे क्या है विलायक की मात्रा किलोग्राम में, या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, बस इतना अंतर है। तो मुझे लगता है काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके एक्सरसाइज में जो कुछ प्रश्न दिए हैं इसके बेस्ड में फिर उन्हें हल करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अभी हमने मोललता को समझा और एनसीईआरटी की बुक में इसके बेस्ड में जो एक एग्जांपल दिया हुआ था हमने उसको भी सॉल्व किया। अब हम एनसीईआरटी में पाठ्य निहित प्रश्नों में इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है उसे हल करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो है 2.4। तो यह है पाठ्य निहित प्रश्न और यह हमारा है 2.4। तो प्रश्न के अनुसार ये कहते हैं यूरिया यानी कि जिसका सूत्र NH2CONH2 होता है कि 2.5, देखिए बुक में लिखा हुआ है मोलर, लेकिन ये मोलरता नहीं है, इसकी ये मोललता है। तो 0.25 मोलल 2.5 किलोग्राम जली विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करनी है। तो हमें क्या निकालना है? यूरिया का द्रव्यमान। यूरिया का द्रव्यमान को क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कितना बनाना है हमें विलयन? 2.5 किलोग्राम विलयन बनाना है, उसके लिए यूरिया के द्रव्यमान को ज्ञात करना है। अब हमें साथ में क्या कह रखा है, देखिए यूरिया जो है उसकी जो मोललता है वो 0.25 है। तो लिखते हैं यूरिया जिसका सूत्र है CH2, यह NH2CONH2 और ये हमारे को कितना दिया हुआ है? ये हमारे को दे रखा 0.25, ये है 0.25 मोललता। मोललता ये है। और इसका क्या करना है? जलीय विलयन बनाने के लिए इसने बात करी है, ये कहा है जलीय विलयन बनाने के लिए। तो किस प्रकार से प्रश्न को करेंगे ध्यान रखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं जलीय विलयन। अब प्रश्न को समझें, इसके कहने का अर्थ है कि हमने 0.25 मोललता का एक जलीय विलयन बनाया जिसमें विलेय कौन था? है यूरिया। यानी कि यूरिया को मैंने जल में डाल दिया, पानी में डाला, और वो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। और ये यूरिया क्या हो गया? विलेय हो गया। तो विलेय को विलायक में डालने से क्या बन गया? विलयन बन गया। तो 0.25 मोललता का अर्थ है कि यदि मैं जलीय विलयन यानी कि जल की मात्रा यदि 1 किलोग्राम लूं तो उसमें यूरिया के मोलों की जो संख्या होगी वो 0.25 होगी। ये इसका अर्थ हुआ। तो इस बात को लिखते हैं 0.25 मोललता का अर्थ है 1 किलोग्राम जल में यूरिया के, ये हमारे पास यूरिया है, यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है? 0.25 मोल है। ये आपको स्टेटमेंट से समझ जाना चाहिए। अब हमें इसने पूछा है कि यूरिया का द्रव्यमान बताना है जिससे कि हम 2.5 किलोग्राम विलयन बना सके, यही वाला विलयन। तो उसके लिए जिसकी मोललता कितनी है? 0.25 है मोललता। यदि ऐसा 2.5 किलोग्राम यदि मैं विलयन बनाऊं तो उस विलयन में कितने ग्राम यूरिया डालना पड़ेगा? उस यूरिया की मात्रा ग्राम में निकालनी। देखिए यहां पिछले प्रश्नों में क्या होता था, हमें ग्राम में मात्रा दी हुई होती थी, हमें उसकी मोललता ज्ञात करनी होती थी। यहां मोललता दी हुई है, यहां हमें ग्राम में उसकी मात्रा ज्ञात करनी है। तो काफी आसान है, सेम प्रोसेस है। कैसे करेंगे? हमने कहा चूंकि मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम विलायक, या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ऐसे लिख लेते हैं विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यह हमारे को दे रखा है। तो अब इस प्रश्न से हमें इस वाले फार्मूले से हमें ज्ञात करना है। तो हमने को क्या कह दिया उसने? मोलों की संख्या कितनी है? 0.25 है। तो हम एक और सूत्र जानते हैं, चूंकि मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, आणविक भार लिख लेते हैं, आणविक भार, अणुभार भी लिख सकते हैं।
तो अब मुझे द्रव्यमान ज्ञात करना है, मोलों की संख्या मुझे पता है, आणविक भार मुझे ज्ञात करना होगा। किसका? हमें CH3 ये NH2CO NH2 का, यूरिया का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखते हैं यूरिया NH2 CO NH2 का अणुभार या आणविक भार कितना हो जाएगा? आणविक भार बराबर, यह हमारा हो जाएगा आणविक भार बराबर हो जाएगा। देखिए तरीका मैंने बता रखा है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो हमें दिए हुए हैं तत्व, इसको यदि समराइज करके लिखें तो नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 तो कितने हो गए? N2। हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4। कार्बन का कितना है? 1 और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 गुणा नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान। तो ध्यान रखिए नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 14। दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1। और कार्बन, कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 12। फिर हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए यदि आप आणविक भार ज्ञात कर रहे हैं। तो कितना है? N2 तो 2, नाइट्रोजन के 2 है और 1 नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है? 14 तो 2 गुणा 14 प्लस हाइड्रोजन के कितने? 4 गुणा हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार कितना है? 1 तो 4 गुणा 1 प्लस कितना है? कार्बन का 1 ही है तो कार्बन के कितने? 12। ऑक्सीजन O यानी कि ऑक्सीजन का 1 ही है तो कितने? इसके 16। इन सबको यदि जोड़ें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 और 16 कितने हो गए? ये हमारे कितने होंगे? 28। 28 दूनी 56 और 56 और 4 कितने होंगे? 60। तो आणविक भार यूरिया का हमारे पास कितना आ गया? 60। तो अब हमें आणविक भार पता चल गया 60 है यूरिया का। हमें मोलों की संख्या हमें पता है कितनी है? 0.25 मोल। तो अब हम यहां से इसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणा आणविक भार, आणविक भार। मुझे लग रहा है इस सूत्र से आपको पता चल गया होगा ये कैसे निकाल रहे हैं हम। हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है तो इस आणविक भार की ऐसे गुणा कर देंगे। कैची गुणा? किसमें? मोलों की संख्या में। आणविक भार की मोलों की संख्या में गुणा, तो मोलों की संख्या में आणविक भार की गुणा। अब मोलों की संख्या कितनी है हम देख रहे हैं? 0.25 0.25 गुणा कितना हो गया? आणविक भार हो गया 60। तो 25 की 6 बार यदि पहाड़ा पड़ेंगे तो कितनी बार आएगा? तो 25 छिंग होता है 150 यानी कि 150 और साथ में एक 0 और लगा देते हैं यहाँ। ये हो गया कितना है? यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ दशमलव लगा दिया यानी कि कितना आ गया? 15 ग्राम। तो द्रव्यमान हमारे पास कितना आ गया? 15 ग्राम आ गया। किसका? यूरिया का। यानी कि 1 किलोग्राम जल में जो यूरिया की मात्रा है वो कितनी है? 15 ग्राम है। तो विलयन का द्रव्यमान, तो लिखेंगे अतः विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर किसका होगा? विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान। तो ये आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम लिया था हमने जल तो 1 किलोग्राम प्लस यूरिया जो विलेय है उसका द्रव्यमान है 15 ग्राम तो 15 ग्राम। दोनों को एक ही यूनिट में लिख दें। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम और साथ में कितने हो गए? 15 ग्राम। तो क्या हो गया? 1015 ग्राम। और किलोग्राम में रखना है तो 1000 से भाग दे देंगे तो 1.015 kg। तो ये हमारा वह विलयन हमारे पास आ गया जिसका कि द्रव्यमान 1.015 किलोग्राम है। इसमें 15 ग्राम है यूरिया और 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम क्या है? जल। पर हमें जो विलयन बनाना है वह कितना बनाना है? 2.5 किलोग्राम विलयन को हमें तैयार करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए कितना यूरिया चाहिए यह बताना है। तो हम लिखेंगे चूंकि 1.015 किलोग्राम विलयन में यूरिया बराबर कितना है? 15 ग्राम। 1.015 किलोग्राम विलयन में यूरिया है 15 ग्राम, या ये हटा करके चलिए ऐसे ही रख देते हैं। में यूरिया कितना है? 15 ग्राम। तो 1
किलोग्राम विलियन में यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसको भी किलोग्राम में बदल लेते हैं तो 1000 से भाग देते तो 0.015 आ जाएगा। तो क्या क्या 0.015 बटे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1.015, इतना आ गया। पर हमें कितना विलियन बनाना है, हमें बनाना है 2.5 किलोग्राम। तो लिखेंगे 2.5 किलोग्राम विलियन में यूरिया बराबर 0.015 गुणा 2.5 बटे 1.015। बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको अलग से लिख लेते हैं, हो सकता है यहाँ आपको दिख ना रहा हो, तो इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 0.015 बटे ये तो था 1.015 गुणा कितना बनाना है 2.5, तो 2.5। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो मान आएगा वो 0.037 kg के बराबर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 37 ग्राम। ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। ये सीधा सा एक नियम है कि इतने किलोग्राम विलियन में यूरिया चाहिए इतना, इसको तो अच्छे से लिख लें। ये हमारा था कितना 15 ग्राम था, और 15 ग्राम को यदि किलोग्राम में लिखें तो 1000 से भाग देंगे तो 0.015 kg ऐसे लिख सकते हैं। तो 1.015 kg विलियन में यूरिया की जो मात्रा है वो 15 ग्राम या हम कह सकते हैं 0.015 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम विलियन में क्या होगी, इससे भाग दे देंगे तो 0.015 बटे 1.015। हमें कितने किलोग्राम विलियन में निकालनी है, 2.5 किलोग्राम में। तो 2.5 किलोग्राम बराबर यही मान यहां पर आ गया मल्टीप्लाई 2.5। जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज इतनी आ जाएगी। बिल्कुल एक वही वाला सूत्र है कि 4 वस्तुओं का मूल्य 10 रुपए है तो 3 वस्तुओं का मूल्य निकालिए, तो 4 वस्तुओं का मूल्य 10 है तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा 10/4, तो 3 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा 10/4 गुणा 3। बिल्कुल वही मेथड हमने यहाँ एक नियम प्रयोग में लाए। तो मुझे लगता है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए प्यारे बच्चों कि मोललता है क्या। यदि इसे दिमाग में रख करके समझ के करेंगे तो खुद ही आप करते चले जाएंगे, और यदि याद करने की आप कोशिश करेंगे तो फिर न्यूमेरिकलों में आप गच्चा खा जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए जरा समझ के करिए, मोललता को समझिए। मोललता होती है हमारी, मैंने बताया था कि मोललता होती है हमारी मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में विलय के कितने मोल हैं वही मोलों की संख्या क्या होगी, मोललता होगी। तो उसको ध्यान में रख के आप करेंगे। तो आप फिर इसे नोट कीजिए, फिर हम एक और जो प्रश्न है इसी में पाठ्यनिहित प्रश्न फिर उसे हल कराएंगे। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में पाठ्यनिहित प्रश्नों में एक और प्रश्न ऐसा दिया है जिसमें हमें मोललता और मोल अंश, जो हमने तीनों चीजें अभी तक पढ़ी है विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के संबंध में, उन सब को हम एक ही प्रश्न में यहां ज्ञात करने वाले हैं। और यह प्रश्न है हमारा पाठ्यनिहित प्रश्न में, प्रश्न संख्या है 2.5। तो प्रश्न किस प्रकार से है, इसके अनुसार 20% W/W, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो द्रव्यमान प्रतिशत इन्होंने दिया हुआ है, तो 20% जलीय KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर है हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की पहला मोललता, दूसरी मोलरता और तीसरा मोल अंश की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या चीजें दी है, 20% है जलीय KI, तो हमें 20% हमें दे दिया। पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा है 20%, और इसको किस में मिला रहे हैं, जल में मिला रहे हैं, तब क्या बन रहा है KI का जलीय विलयन। तो अब आप समझ सकते हैं ये KI क्या है, ये हमारे पास क्या है विलेय, और ये जल क्या है, ये हमारे पास है विलायक, और KI का क्या बन गया जलीय विलयन, ये हमारे पास विलयन तैयार हो गया। अब साथ में क्या कह रहे हैं, जो KI जलीय विलयन का, KI जलीय विलयन का दूसरा हमें दिया है घनत्व, और घनत्व हमें दिया है प्रश्न में, यह है हमारा 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर, 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर, यह हमें दे रखा है। तो अब क्या क्या याद करना है, मोललता और मोल अंश। तो पहला हमारा है मोललता
दूसरा मोलरता, और तीसरा हमारा क्या है, मोल अंश। मोल अंश, ये तीन चीज ज्ञात करनी है। मोलरता स्मॉल एम, मोलरता कैपिटल एम, और मोल अंश आप जानते हैं इसे काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम प्रश्न को समझे। हमने आपको बता दिया कि पोटेशियम आयोडाइड है, इसको हमने जल में मिलाया तो पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन मिल गया। इसका अर्थ है पोटेशियम आयोडाइड हो गया विलेय, जल क्या हो गया विलायक। इन दोनों को मिलाने से पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन तैयार हो गया। अब हमें ये 20% मात्रा दे रखी इसमें पोटेशियम आयोडाइड की, तो हम पहले मान रहे हैं कि मान लेते हैं हमने 100 ग्राम जल लिया, तो लिखते हैं माना KI का जलीय विलयन की मात्रा बराबर कितनी ले ली मैंने, 100 ग्राम ले ली। अब 100 ग्राम यदि मैंने मात्रा ली तो हम लिखते हैं 20% KI, इसका अर्थ कितना हो गया, 100 का 20% यानी कि 20 ग्राम। तो पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा कितनी होगी उसमें, 20 ग्राम। तो शेष क्या मिलेगा, तो जल की मात्रा, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 80 ग्राम हो जाएगी। ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें जब हमें पता चल गई तो अब आप देखिए मोललता, मोलरता और मोल अंश, इन तीनों में ही हमें पोटेशियम आयोडाइड के मोल संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहीं पर हम मोल की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, फिर सब में उसके मान रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले निकालें तो लिखें, चूंकि मोलों की संख्या, हमारे पास सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है, आणविक भार, इतना होता है। तो अब किसका निकालना है, KI के मोलों की संख्या, तो KI का आणविक भार, KI का आणविक भार कैसे निकालेंगे, KI का आणविक भार, सबसे पहले पोटेशियम का हम क्या लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, और प्लस उसमें जोड़ देंगे I का द्रव्यमान। तो हम जानते हैं चूंकि पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो हमारा होता है 39, और जो आयोडीन है इसका परमाणु भार होता है 127, 127। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ गया, 39 प्लस 127, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, जोड़ के देखिए तो ये आ गया 9 और 7 कितने हो गए, 6, 3 और 2 5 और 1 6, और 1 का 1 आ गया, यानी कि 166 आ गया, 166 आ गया इसका आणविक भार। तो पोटेशियम आयोडाइड का आणविक भार इतना है, तो लिखते हैं KI के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हमारे को पता है कितना है 20 ग्राम, तो लिख लिया 20, मोलों की संख्या कितनी होगी 166, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.120 मोल। तो आप डिवाइड करके देखिएगा आपका इतना मान आएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की जो संख्या है 20 ग्राम में वो इतनी है, ये चीज पता चल गई। अब यहीं पर हम एक बात आपसे और कहना चाह रहे हैं कि जब आप मोल अंश ज्ञात करेंगे तो मोल अंश में आपको एक चीज और ज्ञात करनी पड़ेगी, वो है जल का, हम कह सकते हैं जल के मोलों की संख्या। आप चाहे उसे यहां पर ज्ञात कर लीजिए, आप चाहे उसे बाद में ज्ञात कर लीजिए। तो चलिए हम बाद में उसको ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोललता निकालते हैं। तो लिखते हैं चूंकि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय क्या है यहां पर, KI, तो लिखेंगे KI के मोलों की संख्या बटे, साथ में क्या आ जाएगा हमारा, जब मोललता होता है तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इसको हम करते हैं तैयार। तो मोललता बराबर हमारा हो जाएगा, KI के मोलों की संख्या तो कितनी होगी 0.120। अब जल का द्रव्यमान कितना था, ये था 80 ग्राम, किलोग्राम में क्या हो जाएगा 80/1000 किलोग्राम। बस ये मान यहां रख देते हैं, तो सीधे क्या हो गया 80/1000।
1000 ऊपर ले जा लेंगे तो 0.120 गुणा 1000 बटे कितना आ जाएगा 80। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो मान निकल के आएगा वह निकल के आएगा 1.5 मोल प्रति किलोग्राम। तो जो मोललता निकल के आई है वो रही 1.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। यहां हमारी क्या होगी, मोललता निकल गई उस विलियन की। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम मोलरता और मोल अंश इन दोनों को भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने मोलरता तो ज्ञात कर ली, अब हम क्या करते हैं मोलरता को। तो सेकंड पोर्शन हमारा है इस प्रश्न का मोलरता ज्ञात करना। हम जानते हैं चूंकि मोलरता बराबर होता है विलेय के और विलेय कौन सा है यहां KI, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में ये हमारे को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या तो हमको पता है 0.120 है। विलेय कौन सा है, हमने यहां लिखा है KI पोटेशियम आयोडाइड क्या है विलेय, और जल क्या है विलायक। इन दोनों को मिलाने से KI का जलीय विलयन मिला, और उस विलयन का जो हम कह सकते हैं मात्रा है वो हमने कितनी ली थी, 100 ग्राम ली थी। तो अब हमें ज्ञात करना है कि लीटर में उसका आयतन कितना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि हम सूत्र जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान तो हमारे को दे रखा है 100 ग्राम, लेकिन हमें आयतन ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये हो जाएगा आयतन को इधर लेके घनत्व को इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, ये आ गया। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान कितना है, जलीय विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, तो लिख लेंगे 100 ग्राम बटे घनत्व कितना दिया है, तो घनत्व भी हमें ग्राम प्रति मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो यह है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी कि ये आ गया 100 बटे 1.202, और ये हमारा क्या आ गया मिलीलीटर। तो आयतन हमारे पास मिलीलीटर में आ गया है, जबकि हमें आयतन किस में ज्ञात करना है, लीटर में ज्ञात करना है। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने का अच्छा तरीका 1000 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 100 बटे 1.202 गुणा 1000, और यह आयतन किस में हो गया, लीटर में हमारा निकल गया। अब इस आयतन का मान इस वाले सूत्र में रख देंगे। विलेय के मोलों की संख्या हमें पता ही है, KI के मोलों की संख्या इतनी, तो क्या आ जाएगा मोलरता बराबर KI के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, यानी कि KI जलीय विलयन का आयतन, ऐसे लिख लेते हैं KI जलीय विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। वैल्यूज रख लें, तो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या है 0.120 बटे विलयन का आयतन लीटर में अभी हमने निकाला है, यह है 100 बटे कितना आ गया 1.202 गुणा 1000 ये दोनों संख्या ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा 0.120, और ये ऊपर चलेगी तो क्या आ जाएगा गुणा 1.202 गुणा 1000 बटे नीचे कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो मोलरता निकल के आएगी वह हमारी होगी 1.44, क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर क्या आ जाएगा लीटर। ये हमारी क्या निकल जाएगी मोलरता। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों प्रश्न में और कुछ नहीं है, केवल एक ट्रिक है कि आपके प्रश्न में विलयन का आपको आयतन चाहिए, जबकि इसने आयतन नहीं दिया है, तो आपको ग्राम को आयतन में परिवर्तित करना है।
क्योंकि आपको पता है घनत्व प्रश्न में दिया हुआ है। तो घनत्व की सहायता से आप द्रव्यमान को आयतन में परिवर्तित कर लीजिएगा, वैल्यू रखिएगा, विलय के मोलों की संख्या पहले से ही है तो आपकी मोलरता ज्ञात हो जाएगी। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट जो कि मोल अंश है उसको ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने मोललता और मोलरता को दोनों को ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे मोल अंश को। और किसका मोल अंश ज्ञात करना है? पोटेशियम आयोडाइड का। तो लिखते हैं यहां पर Ki का मोल अंश, मोल अंश। और इसका सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? Ki में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे नीचे आ जाएगी विलयन में कुल मोलों की संख्या। विलयन किससे बना हुआ है? विलय से, जो कि Ki है, और दूसरा विलायक क्या है? जल। तो नीचे भी आ जाएगा Ki के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो Ki के मोलों की संख्या तो हमें पता है इतनी है, अंश में भी वही है, हर में यहां पर भी है। जल के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। हमने आपको प्रश्न के शुरू में आपको बताई थी ये बात। तो जल के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जल की मात्रा कितनी है? 80 ग्राम। तो हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक भार। क्योंकि मोलों की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आणविक भार, आणविक भार। तो जल का आणविक भार यानी कि H2O का आणविक भार, आणविक भार या आणविक द्रव्यमान कैसे होगा? देखिए, हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने? 1, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो क्या आ जाएगा? 16। तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो अब मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर H2O का द्रव्यमान कितना है, यानी कि जल का द्रव्यमान 80 ग्राम, तो लिख लिया 80 बटे आणविक भार हमें कितना दे दिया? 18। यह आ गया 18। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 4.44 मोल के बराबर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि H2O के मोलों की संख्या। अब ये मान इस सूत्र में रखना है। तो Ki का मोल अंश तो लिखेंगे, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं Ki, क्योंकि ये काई जो है ये किसको प्रदर्शित करता है? मोल अंश को। तो Ki बराबर आ जाएगा हमारा Ki में मोलों की संख्या। तो Ki में मोलों की संख्या कितनी? 0.120, 0.120 बटे Ki के मोलों की संख्या वो इतनी है 0.120 प्लस जल के मोलों की संख्या वो हमने निकाली है 4.44। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा 0.0263 आ जाएगा, और यह हमारा पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश आ जाएगा पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट प्रश्न जो था हम कह सकते हैं काफी अच्छा प्रश्न था। इसमें आपको मोलरता एक बार फिर से समझ में आ गया होगा, मोलरता एक बार समझ में आ गया होगा, फिर से मोल अंश समझ में आ गया होगा। आपको इन तीनों प्रश्नों की 2 नियम हैं। यदि 2 चीजें आपको आती है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। पहला, तो प्रत्येक का जो हमें ज्ञात करना है उसका सूत्र क्या है। जैसे हम जानते हैं मोललता बराबर हमारी होती है विलय के मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम विलायक, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोलरता हमारी होती है विलय के मोलों की संख्या बटे उसको भाग दे देते हैं किससे? विलयक, विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। और तीसरा हमारा होता है मोल अंश बराबर होता है कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये चीजें आपको आती है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मोलों की संख्या ये बार बार ये प्रश्न में आ रहा है, हर प्रश्न में आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको आणविक भार निकालना आना चाहिए। तो लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से ये चीजें कर पाएंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे के 1-2 टॉपिक आपको और बताते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने किसी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एनसीईआरटी में जितने भी हमारे तरीके दिए हुए थे, जितने भी टाइप्स दे रखे थे, उन सब की हमने चर्चा करी। जिसमें कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, फिर उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसके बाद हमने करा था ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, फिर मोल अंश या मोल प्रवाह जिसे कहते थे, फिर हमने करा था मोलरता, उसके बाद करा था मोललता। और इन सब पे आधारित हमने प्रश्नों को भी समझा। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ विलयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने के तरीके ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपकी कुछ प्राइवेट बुक्स में दिए हुए हैं। तो हम यहां पर उनकी भी चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहला हमारा आता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। हमारा आ गया नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता क्या होता है? बिल्कुल जैसे हमने मोलरता पढ़ा, जैसे हमने मोललता पढ़ा, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम नॉर्मलता को भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि कोई एक विलयन ले और उसमें विलयन की मात्रा यदि 1 लीटर लें, तो उस विलयन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या जो होगी वही हमारी उस विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। क्या कहा मैंने कहा आप एक विलयन लीजिए और उस विलयन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 लीटर, जैसे कि हम किस में लेते थे? मोलरता में लेते थे। और अब आपने क्या लेना है? 1 लीटर विलयन में यह देखना है कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या, अब की बार मोलों की संख्या नहीं ले रहे हैं। यदि मोलों की संख्या ले लेते तो वो क्या बन जाता? हमारा मोलरता बन जाता। लेकिन यह क्या कह रहे हैं? तुल्यांकों की संख्या यदि आप लें तो वही तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होगी विलेय के, वही हमारी क्या कहलाएगी? उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। हम लिखते हैं विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब सूत्र लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं नॉर्मलता जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे वह बराबर हो जाएगी विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हमारे नॉर्मलता का क्या हो गया? सूत्र हो गया। तो मुझे लगता है काफी आसान है। जैसे आपने मोलरता समझी वैसे ही आपने नॉर्मलता भी समझ ली। पर यहां हो सकता है कुछ बच्चों को एक चीज का कंफ्यूजन हो कि सर ठीक है, नॉर्मलता तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन होता है। विलयन का आयतन तो हमें पता है क्या होता है, वो तो लीटर में हो सकता है या डेसीमीटर क्यूब में हो सकता है, वो तो हमें आता है। लेकिन ये तुल्यांकों की संख्या क्या है? आपने पिछली क्लास में जरूर पढ़ा होगा तुल्यांकों की संख्या। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, और यदि आपने पढ़ा है तो आपका यहां पर रिवीजन हो जाएगा। तो तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? अब यदि विलेय के तुल्यांकों की संख्या कह रहे हैं तो विलेय ही लिख लेते हैं यहां पर। तो लिखा मैंने विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार किसमें? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो अब आपको जो ये विलेय के तुल्यांकों की संख्या थी वह भी मैंने बता दिया क्या होती है। पर फिर कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर तुल्यांकों की संख्या तो समझ में आ गई, लेकिन फिर से यहां पर तुल्यांकी भार का क्या अर्थ हुआ? तो तुल्यांकी भार को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। और तुल्यांकी भार की खास बात क्या है कि ये अम्ल के लिए, क्षार के लिए और लवण के लिए, तीनों के लिए तुल्यांकी भार का अलग अलग सूत्र होता है।
तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अम्ल की। तो लिखते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर उस अम्ल का क्या होगा, अणुभार, जो भी अम्ल है उसका अणुभार बटे उसकी आएगी क्षारकता। क्षारकता, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप यहां फिर से क्षारकता में कंफ्यूज हो रहे हो। अणुभार तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अणुभार क्या होता है या आणविक भार जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। तो यहां एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं, और अम्ल का हमने एग्जाम्पल ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना चाह रहा हूं मैं, तो कैसे ज्ञात करूंगा। सबसे पहले H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अणुभार। तो अणुभार तो आपको निकालना हमने बताया है, इसके प्रत्येक परमाणु का जो है उसका द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, आपके पास अणुभार आ जाएगा इस पूरे अणु का। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1। तो यहां फिर से लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1। दूसरा होता है सल्फर S का 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 32। तीसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। इन चीजों को आपने याद जरूर रखना है, जो नए नए आ रहे होंगे उनको याद जरूर रखिएगा। तो हाइड्रोजन के कितने थे, 2, तो मैंने लिख लिया 2 गुणा 1। सल्फर का कितना है 1, तो इसके हो गए 32, तो क्या लिख लिया प्लस 32 प्लस। तीसरा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन के कितने 16, यहां पर 4 ऑक्सीजन है तो क्या लिख लूंगा 4 गुणा 16। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 चको 64। तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दें, 4 2 6 और 2 8, तो कितना हो गया 8 और 6 और 3 9। तो H2SO4 का अणुभार तो हमें पता चल गया 98 है। अब बात आती है क्षारकता क्या होती है, क्योंकि जब हमें क्षारकता पता चल जाएगी तो हम इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे, और तुल्यांकी भार से आपको क्या पता चल जाएगा, तुल्यांकों की संख्या, और तुल्यांकों की संख्या से आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बात आती है क्षारकता क्या होती है। तो क्षारकता का अर्थ है, क्षारकता का अर्थ है कि किसी भी कोई भी हमारे पास जो अम्ल है उससे कितने हाइड्रोजनों को अधिकतम बाहर निकाला जा सकता है। किसी अम्ल से बाहर निकाले जा सकने, निकाले जाने वाले लिख लेते हैं, निकाले जाने वाले H की अधिकतम संख्या, यानी कि आप किसी भी अम्ल से कितने हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हैं, किसी अम्ल से बाहर निकाले जाने वाले H की अधिकतम संख्या। अब H2SO4 है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 ही तो बाहर निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं निकाल सकते। तो इसलिए H2SO4 की जो क्षारकता होगी वो कितनी होगी, H2SO4 की क्षारकता बराबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 ही हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो अब H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी पूरा ही लिख लेते हैं, तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार मैंने निकाला है 98 बटे क्या है क्षारकता, और क्षारकता कितनी है 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया 49। इसे आप यहां पर रखेंगे और विलेय का भार आपको पता हो 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम जो भी है, तो उसका अनुपात आपका तुल्यांकों की संख्या, यहां से आप नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं किसी अम्ल की। अब ये तो हमने किसका निकाला था, अम्ल का। अब किसका निकालते हैं, हम देखते हैं क्षार का। तो सेम प्रोसेस है, क्षार का तुल्यांकी भार का सूत्र होता है बराबर अणुभार बटे, यहां थी क्षारकता, यहां पर आती है अम्लता। अब हम कोई एक क्षार ले लेते हैं। तो क्षार मैंने ले लिया, मान लेते हैं NaOH ले लिया, एग्जाम्पल में ले रहा हूं NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिया है, NaOH का अणुभार निकालना है। तो अणुभार क्या आ जाएगा इसका, अणुभार
बराबर, तो यहां पर O और H तो हमने यहां पहले से लिखे हुए हैं, सोडियम का भी लिख लें। Na का ये एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 23, तो अणु भार निकाल लें, क्या हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, क्योंकि सब एक एक है, एक सोडियम तो 23, एक ऑक्सीजन तो 16, एक हाइड्रोजन तो 1, कितने हो गया 23 और एक ही हो गया 24 और 16 कितने हो गया हमारे पास 40। तो अणु भार तो हमने निकाल लिया, पर अम्लता कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी भी हम कह सकते हैं क्षार में से जितने OH भार निकाले जा सके वही उसकी क्या कहलाती है? अम्लता कहलाती है। तो क्या लिखा मैंने? अम्लता किसी क्षार में से निकाले जाने वाले OH की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है? अम्लता कहलाती है, अम्लता कहलाती है। अब आ जाइए इसमें NaOH में। NaOH में बताइए OH कितने हैं? एक, तो NaOH की अम्लता कितनी होगी? एक होगी, तो लिखेंगे NaOH की अम्लता कितनी होगी? एक। NaOH की अम्लता, यहां पर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, NaOH की अम्लता बराबर कितनी होगी? एक। तो अम्लता भी पता चल गया, अणु भार भी पता चल गया, तो तुल्यांकी भार पता चल जाएगा। तो क्या लिखते हैं? यहां पर से लिखते हैं इसको NaOH का तुल्यांकी भार बराबर, अणु भार कितना हो गया? अणु भार हो गया 40 बटे अम्लता कितनी होगी? एक, तो कितनी आ गई? 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो गया? 40 हो गया। तो NaOH का यदि हमें विलय हो कहीं पर और उसके तुल्यांकों के साथ संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका तुल्यांकी भार हमने यहां पर रखना है, विलय का भार रखना है, तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी, उसको इस सूत्र में रखें तो नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर हमारे को दो चीजें हमने निकाल ली, किस किस के लिए? अम्ल के लिए और क्षार के लिए। अब हम बात करते हैं लवण की। तीसरा जो हमारा आ रहा है वो क्या है? लवण। लवण का क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर, अब जो लवण होते हैं, लवण कैसे होते हैं? जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो अपने आप में कोई एक यौगिक नहीं है, तो हम उसका अणु भार ना लिख करके वहां लिखते हैं सूत्र भार, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा लवण का तुल्यांकी भार क्या होते हैं? सूत्र भार बटे साथ में हमारा क्या आ जाएगा? धनावेश या ऋणावेश की संख्या। क्या लिखा है मैंने? ध्यान रखिए, लवण का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र भार बटे धनावेश या ऋणावेश की संख्या। क्यों? क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं इसको, NaCl लेते हैं हम एग्जांपल के रूप में। अब NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये अपने आप में एक अणु का निर्माण नहीं कर रहा है, ये एक सूत्र बनाता है। इसमें सोडियम का आयन होता है, क्लोरीन का आयन होता है, दोनों एक दूसरे के समीप रहते हैं। तो ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का सूत्र भार निकालें तो क्या हो जाएगा? इसका सूत्र भार। अब देखिए, चाहे आप अणु भार निकालें चाहे सूत्र भार निकालें, तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने यहां पर यूज करा था। जैसे यहां पर अणु भार मैंने निकाला था NaOH का, यहां H2SO4 का अणु भार निकाला था, वैसे ही सूत्र भार निकालना है। तरीका वही है, बस बोलते सूत्र भार है, क्योंकि ये सूत्र है, ये अणु नहीं है। तो इसका क्या गया? सोडियम। सोडियम का हमने यहां पर आपको बताया था, सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस क्या है? Cl। अब क्लोरीन का कितना होता है? यहां पर क्लोरीन का भी लिख रहे हैं, क्लोरीन का होता है 35.5। ध्यान रखिएगा, ये हो गया 35.5। तो कितना हो गया? इनका सूत्र भार निकल के कितना आ गया? इसमें इसको जोड़ दे तो 0.5, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, तो क्या आ गया? 58.5 आ गया हमारा सूत्र भार। अब इसके नीचे है धनावेश या ऋणावेशों की संख्या। तो देखिए, सोडियम NaCl की बात करें तो Na में सोडियम क्या होता है? एक धनायन होता है, और क्लोरीन में भी एक ऋणायन होता है। तो धनावेश की संख्या भी एक ही है और ऋणावेश की संख्या भी एक ही है। तो चाहे आप धनावेश लीजिए चाहे ऋणावेश लीजिए, यह एक ही मान इसका आएगा। तो NaCl के लिए धनावेश या ऋणावेश की संख्या कितनी है? एक। तो क्या लिख लेंगे? यहीं पर लिख लेते हैं,
धनावेश या ऋणावेश, ऋणावेश बराबर किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो अब यहां पर इसका तुल्यांकीय भार निकाल दें। तो सूत्र भार तो कितना हो गया, हमने निकाल लिया था ये 58.5 बटे धनावेश या ऋणावेशों की संख्या कितनी है? 1। तो 1 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 58.5। तो इस प्रकार से किसी लवण के तुल्यांकीय भार को ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारी केमिस्ट्री में 3 ही के हम तुल्यांकीय भार सामान्यतः ज्ञात करते हैं। कौन कौन से? एक हो गया अम्ल यानी कि ये वाला, एक हो गया क्षार जिसका कि हमने यहां पर बताया आपको, और तीसरा हो गया लवण जिसका कि हमने आपको यहां पर बताया। तो अम्ल, क्षार, लवण तीनों के आप तुल्यांकीय भार ज्ञात करके यदि इस वाले फार्मूले में रखेंगे यहां पर, तो आपको तुल्यांकों की संख्या मिल जाएगी। और तुल्यांकों की संख्या को यदि इस सूत्र में रख दें, नॉर्मलता के सूत्र में रखें, तो आपको उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे आप। तो इस प्रकार से हम नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने किसी विलयन की सांद्रता को विभिन्न रूप से कैसे प्रकट किया जाता है इसको समझा। अब हमारे पास एक लास्ट और तरीका जो हम कह रहे हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने का, उसको हम कहते हैं फॉर्मलता यानी कि फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मलता क्या है? कुछ विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनको जब हम किसी विलयन में घोलते हैं यानी कि किसी विलायक में जब घोला जाता है तो वह आयनों में विभक्त हो जाते हैं। उन विलयनों की हम क्या करते हैं? नॉर्मलता ना ज्ञात करके या मोलरता ना ज्ञात करके उनकी निकाली जाती है फॉर्मलता। तो क्या कहा हमने? हमने कहा यदि कोई हम ऐसा विलेय लें जिसको जब विलायक में डालें तो यह जो विलेय जो हमारा होता है यह किस में परिवर्तित हो जाए? आयनों में टूट जाए, आयनों में विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। तो ऐसे विलयन की, क्योंकि विलेय को अपने विलायक में घोल दिया, अब विलायक में घोल के विलेय किस में परिवर्तित हो गया? आयनों में हो गया परिवर्तित। तो उस विलयन की हम मोलरता न ज्ञात करके उसकी हम क्या ज्ञात करते हैं? फॉर्मलता ज्ञात करते हैं। तो सूत्र कैसे लिखेंगे या परिभाषा कैसे दे सकते हैं? हम लिखते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय जो हमारा क्या हो रहा है? आयनों में टूट रहा है, जो आयनों में टूट रहा है, विलेय के ग्राम, और जैसे हम लिखते थे अणुभार, बिल्कुल वही हमारा आ रहा है, ग्राम अणुभार संख्या को ही उस विलयन की क्या कहेंगे? फॉर्मलता कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। तो मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय जो कि आयनों में टूट रहा है उसके जो ग्राम अणुभार संख्या जो होगी वही हमारी क्या होगी? इस विलयन की फॉर्मलता होगी। सूत्र कैसे लिखेंगे? सूत्र लिखते हैं फॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम अणुभार संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। ध्यान रखिएगा ये चीज। और यह हमारे को किसको प्रदर्शित करता है? फॉर्मलता को प्रदर्शित करता है। तो मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमने सांद्रता को व्यक्त करने के जितने तरीके थे वो सब आपके सामने रख दिए हैं। पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है उसे हम चाहे शुरू में लेते सांद्रता को व्यक्त करने के संदर्भ में, चाहे सबसे लास्ट में अब ले रहे हैं, पर वो है बड़ी इंपॉर्टेंट। वह है कि सांद्रता पर ताप का प्रभाव। हमने विभिन्न प्रकार की सांद्रता बताई है आपको, चाहे वो नॉर्मलता हो, चाहे फॉर्मलता हो, चाहे मोलरता हो, चाहे मोलरता हो, चाहे मोल प्रभाज हो, चाहे हम पीपीएम कहें, चाहे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहें, आयतन प्रतिशत कहें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहें, किसी भी रूप में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करें, लेकिन वो ताप से कैसे प्रभावित होगी आपको यह भी समझना है। तो ताप का प्रभाव,
क्या कहा मैंने? विलयन की सांद्रता पर ताप का प्रभाव। तो अब आप कहेंगे कि सर किस किस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा? मोलरता पर, मोललता पर, मोल प्रभाज पर, मोलारिटी पर, फॉर्मेलिटी पर, किस पर? तो आपको ध्यान रखना है जहां भी आपका आयतन आएगा, जहां पर भी आयतन आएगा, तो जो आयतन होगा वह ताप से परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है। इसका अर्थ है कि आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो जिन जिन सूत्रों में आयतन शब्द आ रहा है, जैसे हमने यहां कह दिया विलयन का आयतन लीटर में, तो यदि ताप बदलेगा तो उस विलयन का आयतन परिवर्तित हो गया। आयतन परिवर्तित हो गया तो यानी कि इसके बाद इसका अर्थ है कि उसकी फॉर्मलता बदल जाएगी। तो जहां जहां पर आयतन आएगा सूत्र में, तो समझ लीजिए वहां पर जो विलयन की सांद्रता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा आता है हमारा द्रव्यमान। यदि कहीं सूत्र में आयतन ना आए, केवल द्रव्यमान आए, तो वहां पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप यहां पर लिख लेते हैं बदलने से, ताप बदलने से परिवर्तित होता है, और यह ताप बदलने से परिवर्तित नहीं होता। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान एक ऐसी राशि है, भौतिक राशि है, कि जो कि ताप के बदलने से बदलती नहीं है। वो 1 किलोग्राम का आप बाट लीजिए, आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कीजिए तो भी उसका द्रव्यमान तो 1 किलोग्राम होगा। हाँ, उसका आयतन भले बदल जाएगा, वो थोड़ा फैल जाएगा। और उसी को यदि मैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाऊं, तो वही जो बट्टा जो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फैल गया था लोहे का, वह अब क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, उसका आयतन बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान अभी भी 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम ही रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्यमान ताप से परिवर्तित नहीं होता, जबकि आयतन ताप से परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर हमें क्या बात समझनी है कि किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के हमने आपको जितने भी तरीके बताए, जितने सारे बताए, चाहे हमने कहा वो द्रव्यमान प्रतिशत हो, आयतन प्रतिशत हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो, या फिर हमने पीपीएम बताया, या फिर मोल अंश बताया, या मोलरता बताया, या मोललता बताया, और यहां पे हमने नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये सब चीजें आपको बताई। इन सब में जहां जहां पर सूत्र में आयतन आएगा वहां पर वह विलयन की सांद्रता ताप से परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन जिन जिन सूत्रों में आयतन ना आए, वहां पर केवल द्रव्यमान आए, उन सूत्रों की विलयन की सांद्रता ताप से परिवर्तित नहीं होगी। तो आप इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, विलयन की सांद्रता को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक से ताप से प्रभावित होने वाली सांद्रता और एक ताप से प्रभावित न होने वाली सांद्रता। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको विलयन की सांद्रता अच्छे से समझ में आ गई होगी, उसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यह टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और हम कह सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो इसको अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। आपके इन टॉपिक से रिलेटेड यदि कहीं पर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।